हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है भारतीय मॉनसून। ये देखो कॉन्सेप्ट की क्लास होने वाली है। ये कोई फैक्ट की क्लास नहीं होने वाली है कि आपको बस फैक्ट दिया जा रहा है, नहीं, बल्कि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा जियोग्राफी में जो टॉपिक है भारतीय मॉनसून को पूरी अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। आखिर क्या होता है मॉनसून और क्या होती है व्यापारिक पवनें, उत्तर भारत में लो प्रेशर कैसे बनता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कैसे कन्वर्ट होता है। इस सभी चीज़ों को हम डिटेल और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहो लास्ट तक। चलो देखो, ये क्लासेस जो होने वाली है आपकी, जो फैक्ट की क्लासेस होती है उनसे कई गुना अलग होती है। यहाँ पर आपको सिर्फ फैक्ट नहीं बल्कि आपको कॉन्सेप्ट भी कराया जाएगा। अब बस लास्ट तक बने रहो, आपको खुद समझ आएगा कि ये वीडियो कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, गोल है। तो हमारी जो पृथ्वी है उसमें आपको पता है कि एक 0 डिग्री विषुवतीय रेखा होती है, भूमध्य रेखा जिसे हम कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। और एक होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, एक होती है 23.5 डिग्री दक्षिण दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जबकि नीचे वाले जो दक्षिणी अक्षांश होती है 23.5 डिग्री, उसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। अब ये आपको पता होगा कि सूर्य जो हमारा है, जो सन है, उसकी जो वर्ष भर जो सीधी किरणें होती है लगभग लंबवत कहाँ पर पड़ती है, 0 डिग्री के मध्य पर पड़ती है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा के समीप या भूमध्य रेखा पर वर्ष भर लंबवत वह रहती है। हालांकि अगर आपसे एग्जाम में एग्जैक्ट डेट पूछा जाए कि सूर्य की किरणें 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर कब कब लंबवत होती है, 90 डिग्री कब होती है, तो वह दो डेट ऐसे निकल के आते हैं। पहला 21 मार्च और दूसरा है 23 सितंबर। ये इसका क्या लॉजिक है उसे समझिए। देखिए, 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पूरी तरह से लंबवत होती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। और 21 मार्च के बाद यह धीरे धीरे उत्तर यानी कि ऊपर की ओर जाने लगती है, कर्क रेखा की ओर 23.5 डिग्री नॉर्थ तक जाती है। ठीक है, और उत्तर में कर्क रेखा पर 21 जून को वो डेट आता है जब वह कर्क रेखा पर भी पूरी तरह से लंबवत हो जाती है 90 डिग्री। 21 जून के बाद वो धीरे धीरे फिर से नीचे आने लगती है, और नीचे आते आते ये 23 सितंबर सितंबर में, यानी कि 23 सितंबर को ये फिर से पुनः भूमध्य रेखा पर लंबवत होती है। और फिर यह नीचे जाती है 22 दिसंबर को, यह मकर रेखा पर होती है। इसको कैसे समझे, इसको देखो बहुत आसान है समझना। मान लो यह पृथ्वी है हमारा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है आपका, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, यह मकर रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये मान लेते हैं आप। ठीक है, तो सूर्य की किरणें पहले यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे पड़ा कर्क रेखा पर, फिर इसके बाद यह कर्क रेखा की ओर गया, कर्क रेखा से पुनः फिर यह विषुवत रेखा की ओर लौटा, फिर यह विषुवत रेखा से कहाँ मकर रेखा की ओर गया, फिर यह मकर रेखा से विषुवत रेखा पर, फिर यह पुनः वही क्रम चलते रहता है, यानी कि ऊपर नीचे चढ़ते रहता है। ठीक है, तो ध्यान में क्या रखना है आपको, डेट याद रखना है। ठीक है, ये दोनों, ये जो डेट है आपको इसे आप नोट कर लो। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर 21 जून को, विषुवत रेखा पर दो बार 21 मार्च 23 सितंबर, और मकर रेखा पर 22 सितंबर को पड़ता है। ठीक है, अब आप सभी को यह पता होगा कि सूर्य की जो किरणें आती है उससे हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है, उजाला मिलता है, लाइट मिलता है। और उसमें क्या होता है, ऊष्मा होता है। आप ज़्यादा देर तक धूप में खड़े रहते हो तो आपको गर्मी का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, ऊष्मा है, प्रकाश और ऊष्मा दोनों है। अब मैंने आपको ये बताया कि जब सूर्य की किरणें ज़्यादातर 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सीधी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो इक्वेटर लाइन है उस पर ज़्यादा प्रकाश और ऊष्मा पड़ रही है, तो वह गर्मी क्या होगी, गर्मी का प्रभाव ज़्यादा होगा, यानी कि सालों भर वहाँ पर गर्मी रहेगी। यही कारण है कि आप अफ्रीका के कई देश देखते हैं, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वह विषुवतीय रेखा पर वह देश मौजूद है। ठीक है, और अब यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बनता है, देखिए, कि अगर गर्मी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा है किसी जगह का, तो वहाँ बाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होगा। अब ये बाष्पीकरण क्या होता है, तो वाष्पीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें कि पानी जो है, जल जो है, वह भाप बनता है।
अब इसे आप कैसे समझो कि आपने देखा होगा कि जब भी कुकर बनते हैं उससे जो सीटी मारती है उससे क्या गैसें निकलती हैं, वह गैसें नहीं होती है बल्कि जो कुकर में जो पानी होता है, जो जल होता है, वह वाष्प के रूप में बदलता है। ठीक है, वाष्पीकरण कहलाता है जल से वाष्प में बदलना। ठीक है, वह क्या होगा, वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और वाष्प जो बनता है वो कहाँ जाता है, वायुमंडल में जाता है। ठीक है, वायुमंडल मतलब ऊपर जाता है, हवाओं में मिल जाता है, वह वाष्प जाके हवाओं में मिल जाता है, हवाओं में आर्द्रता आ जाती है। ठीक है, और यही वाष्प जब संघनन होता है, इसका संघनन अब क्या है, एक नया टर्मिनोलॉजी है, वाष्प से पुनः जल में बनना, जल से वाष्प में बनना वाष्पीकरण, और जल से पुनः वाष्प से पुनः जल में बनना वह संघनन कहलाता है, इंग्लिश में इसे कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, और यही संघनन जब इसका ऊपर जाके होता है, वाष्प से जल बन गया, अब जल क्या है, नीचे गिरेगी, जमीन पर गिरेगी तो वह क्या, वर्षा कहलाती है। यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। देखो फिर से समझो, टेम्परेचर ज़्यादा है तो जल से क्या होगा, वाष्प बनेगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा है तो वायुमंडल में जाएगा, वायुमंडल से जाएगा तो उसका संघनन होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर उतना ज़्यादा हीट नहीं होती है, संघनन होगा, फिर वाष्प से जल में बन जाएगा, तो वह जल नीचे गिरेगी तो क्या होता है, वर्षा होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब इसे यहाँ समझते हैं। देखिए, 21 मार्च को सूर्य की किरणें 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती है, ये आप यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, इसके बाद उत्तर कर्क रेखा की ओर लंबवत होती है एवं 21 जून को, ये वाला लाइन आप लोग लिख लेना, कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में, ठीक है, प्रायद्वीपीय भाग से गुजरता है, और 21 जून को क्या, कर्क रेखा पर लंबवत होती है। ठीक है, ये आप लिख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती है, ये मैंने आपको समझा दिया कि 21 जून को कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। देखो कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, अगला वीडियो में मैं आपको पूरा कन्फ्यूज़न खत्म कर दूँगा। ये जो कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ ना, ये बहुत बड़े बड़े क्लासेस भी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट अभी बनाओ, अभी मानसून आएंगे, पहले कॉन्सेप्ट बनाओ। ठीक है, अब देखो जब पृथ्वी क्या है, सूर्य की परिक्रमा करती है, एक दो गतियाँ होती है पृथ्वी की, आपको सभी को पता है, उसमें से एक है सूर्य की परिक्रमा करती है, आप सभी को पता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसी क्रम में जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध, देखो ये गोलार्ध क्या है, अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ सिंपल वे में आपको। मान लो ये हमारी पृथ्वी है, इस तरह से जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं या विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, और यही बात है यहाँ पर, जब पृथ्वी का उत्तरी उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। सिंपल वे में समझो कि जब आप सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा होते हो तो आपके मुंह पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, गर्मी महसूस होता है, जलन जैसा लगता है, धूप ज़्यादा लगता है, और आपके पीछे जो आपकी पीठ है उसमें कम गर्मी महसूस होता है। क्यों, क्योंकि वह सूर्य के पीछे है। ठीक उसी तरह से जब पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होते हैं तो सूर्य से ज़्यादा गर्मी प्राप्त होते हैं, ज़्यादा तापमान होते हैं। ठीक है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने नहीं है तो वो क्या, कम गर्मी होगी, ठंडा हो गया, जबकि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होता है। ठीक है, वही बात होती है जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा गर्मी होता है लेकिन उत्तरी गोलार्ध ठंडा होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप सोच सकते हो कि जब उत्तरी गोलार्ध में टेम्परेचर ज़्यादा है तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन वहाँ तक जाएंगे, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट को समझते चलो। अब देखो क्या है, तापमान बदलते रहता है, किसी भी स्थान का जो है तापमान बदलते रहता है। ठीक है, क्यों बदलते रहता है, अब उसे समझो। जब किसी स्थान पर तापमान अधिक रहता है तो वह लो प्रेशर बनाता है। अब ये नया जो आया है ना लो प्रेशर, इससे आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये पूरा मानसून का चैप्टर जो है ना इसी पे टिका हुआ है, लो प्रेशर पे। ठीक है, देखो क्या होता है, मान लो ये हमारा सरफेस है, कोई सी भी चीज़ का, पृथ्वी का सरफेस है। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी का सरफेस है, अब सूर्य की किरणें इस पर सीधी पड़ रही है। ठीक है, तो ये सरफेस तो गर्म होगा ही होगा ना, ये सरफेस गर्म हो गया, इसकी तापमान बढ़ गया, लेकिन इससे जो लगा हुआ वायु है, यहाँ पर जो हवाएं हैं वह भी क्या होती है, गर्म हो जाती है, गर्म होके गर्म हो जाती है। और एक चीज़ होता है कि गर्म हवाएं जो होती है, गर्म वायु जो होती है वह क्या ऊपर उठ जाती है, हल्की हो जाती है, गर्म चीज़ हल्की होती है, गर्म हवाएं खास करके हल्की हो जाती है और वह ऊपर उठने लगती है, ऊपर जाने लगती है।
अब आप खुद बताइए कि जो हवाएं पहले यहाँ पर दबाव डाल रही थी, मान लो वो 10 kg के दबाव डाल रही थी, ठीक है, 10 से, लेकिन वह जब गर्म हो गई, वह ऊपर उठ गई, तो क्या वह उतना ही प्रेशर से यहाँ पे दबाव डालेगा? तो बिल्कुल नहीं। जब हवाएं ठंडी होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा भार होता है, वह ज़्यादा प्रेशर से सतह पर दबाव डालता है। लेकिन जब हवाएं गर्म होती है तो वह हवाएं बिल्कुल गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, वह दबाव कम डालती है। और हवाएं गर्म कब होती है? जब वहाँ का तापमान ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि तापमान अधिक रहने पर लो प्रेशर क्यों बनता है, ठीक है। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी की सतह पर पड़ता है तो यह सतह को गर्म कर देता है, ठीक है, जिससे इसके संपर्क वाले वायु भी गर्म हो जाती है एवं गर्म वायु हल्की होती है, वह ऊपर उठ जाती है और लो प्रेशर बनाती है, यानी कि निम्न वायु दाब बनाती है, लो प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात समझ लो, लो प्रेशर क्रिएट कैसे होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर कम लगेगा, क्यों? क्योंकि वायु क्या हो गया, गर्म हो गया, और गर्म वायु ऊपर उठ जाती है, हवाएं ऊपर उठती है, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम है तो हाई प्रेशर ज़्यादा रहेगा ठंडी वाली जगह में। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये वाली चीज़ है, वायु हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है, यानी ठंड वाले जगह से गर्म वाले जगह की ओर चलता है। कौन? हमारा पवने, वायु, जो भी बोलो आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब तापमान ज़्यादा रहेगा तो निम्न वायु दाब बनेगा, जब तापमान कम रहेगा तो उच्च वायु दाब बनेगा, और उच्च वायु दाब कहाँ? निम्न वायु दाब की ओर चलती है, की ओर गति करती है, ठीक है। वायु दाब को मिलीबार में मापा जाता है, ये इसका मात्रक है। ये आपको वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है कि वायु दाब को किस में मापते हैं, तो आप मिलीबार को मार सकते हो। अब आती है कि आखिर हाई प्रेशर से जो लो प्रेशर की ओर जाती है वह कितना गति से जाएगी, कैसे जाएगी, उन सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो किसी भी दो क्षेत्र, मान लीजिए यहाँ एक क्षेत्र है ए, एक क्षेत्र है बी। एक में जो है वायु दाब है 900 मिलीबार है, ठीक है, वहाँ पर जो वायु है वह 900 मिलीबार के दबाव से सतह पर दबाव डाल रही है, और एक जगह पर जो वायु दाब है वह 1000 मिलीबार के दबाव से दबाव डाल रही है वायु, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है इसीलिए कम दबाव पड़ रहा है, इसी में टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। तो यहाँ से वायु कहाँ, ये बन गया आपका हाई प्रेशर, ये बन गया आपका लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करेगी, लेकिन कितना कितना गति से आखिर गति करेगी? हम ये तो समझ गए ना कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं जाएगी, पर आखिर एक यूनिट तो होना चाहिए ना, कितना। तो वह होगा कि जितना अंतर इन दोनों के बीच में होगा ना, उतनी ही गति से वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी। यहाँ पे 900 मिलीबार था, यहाँ पे 1000 मिलीबार था, तो अंतर कितना है? 100। तो जो हवाएं या पवनों की गति होगी वह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही जाएगी, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, जितना अंतर होगा उतना ही जाएगा। तो किसी दो स्थानों के वायु दाब में जितना अंतर होगा उतना ही अधिक से वायु की गति हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लासेस है, फैक्ट की नहीं। यहाँ से आपकी कॉन्सेप्ट इतना अच्छा बूस्ट होगा जो तो आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो इसी जो गति है इसको नाम दिया जाता है PGF, पार्शियल ग्रेविटी फोर्स, वायु दाब प्रवणता बल, ठीक है। लो प्रेशर जिस बल से हाई प्रेशर को हवा को अपनी ओर लाता है, यानी कि हाई प्रेशर जिस गति से जाता है, ठीक है, उसे ही कहते हैं। अगर PGF ज़्यादा है तो वायु की गति भी ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा होगा, ठीक है। अब नया कॉन्सेप्ट है ये देखो, किसी स्थान का तापमान, किसी स्थान का तापमान की जो मात्रा है वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से प्रभाव पड़ता है उसका। अगर स्थल पर है तो जल्दी गर्म होगा, क्यों? क्योंकि ये ठोस की भांति काम करता है। और आपने बचपन में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं बता देता हूँ कि ठोस जो होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ठोस की जो कणें होती है वो आपस में बिल्कुल सटी हुई रहती है, बिल्कुल चिपकी हुई रहती है, जिससे क्या होता है ऊष्मा का एक जगह से दूसरी जगह पर रूपांतरण बहुत तेज़ी से होता है। लेकिन तरल में वो चीज़ें नहीं होती है, जो जल होता है उसमें उसमें क्या होती है कि कण जो होती है वो आपस में बिल्कुल बिखरी बिखरी हुई रहती है, इस कारण से ऊष्मा का वहाँ पे
स्थानांतरण नहीं हो पाता है, जिस वजह से ये बहुत लेट गर्म होती है और बहुत लेट ठंडा होती है। एक एग्जांपल्स मैं बताऊं कि 1 kg का अगर आप कुछ लोहे का बर्तन लो और 1 लीटर पानी लो, तो उन दोनों में सबसे पहले गर्म होगा 1 kg वाला लोहे का बर्तन, क्योंकि वो ठोस के भांति है, ठीक है, वो जल्दी गर्म हो जाता है। लेकिन जल स्थल की अपेक्षा में धीरे धीरे गर्म होता है, ठंडा होता है, ठीक है। जल को स्थल की तुलना में गर्म होने के लिए 2.5 गुना ज़्यादा ऊर्जा लगता है। ये अब देखना, 2.5 गुना ज़्यादा हमें उसे एनर्जी देना पड़ता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसके ज़्यादा आज कोई क्लासेस नहीं ले पाऊँगा, कल मैं इसके आगे क्लास लेके आऊँगा। आप लोग सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने में। थैंक यू।